हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि इसके पहले हमने आपको 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, 29 दिसंबर एंड 28 दिसंबर का पेपर करा दिया है। जो आपका दिसंबर 2021 में पेपर हुआ है वो हमने आपको करा दिया है। तो आज हम आपको स्टार्ट करेंगे 24 दिसंबर का। ठीक है, तो आज 24 दिसंबर का चलेगा। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं मतलब मैं 60 क्वेश्चन डेली कराऊंगी और आपको समझाते हुए जाऊंगी। तो आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। ऑप्शन 1 है विकास एक दिशी और एक आयामी होता है। 2 है विकास परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है। 3 है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। 4 है सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम छोटा कर देते, देखिएगा विकास के लिए क्या सही वक्तव्य चुनिए, मतलब कहा गया है जो विकास के लिए सही कहा गया है, क्या कहा गया है, सही कहा गया है, उसे हमें चुनना है यहाँ पर। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि विकास परिवर्तनीय है। जैसा कि आपको पता है कि विकास एक दिशा में नहीं चलता है। विकास क्या होता है, जिगजैग मोशन में चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, देख लेते हैं कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं। ऑप्शन 1 है अधोगामी सिद्धांत, 2 है शीर्षगामी सिद्धांत, 3 है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, 4 है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। तो बताइएगा आंसर क्या होगा आप सभी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अधोगामी सिद्धांत। ये जो अधोगामी सिद्धांत होता है, इस पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले क्या करते हैं, मांसपेशियों पर जब नियंत्रण करने लगते हैं तो इसी को अधोगामी कहते हैं। और शीर्षगामी से किसे कहते हैं, जब विकास क्या हो, शीर्ष से मतलब सिर से पैर की तरफ हो तो उसे क्या कहते हैं, हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है देखिए शारीरिक लक्षण पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार आ चुके हैं। पूछा है कि शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। ऑप्शन 1 है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। 2 है वंशागत होते हैं। 3 है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। 4 है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। शारीरिक लक्षण, ठीक है, जैसे शारीरिक लक्षण आपके शरीर में जो लक्षण है, जैसे आपकी आंखों का रंग है, आपकी हाइट है, ऊंचाई मतलब आपके कद के बारे में पूछा है, बालों का रंग, बालों का रंग मतलब जैसे काला है या भूरा है, इस तरीके का जो ये लक्षण है ये क्या बताता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये लक्षण आनुवंशिकता होते हैं। जैसे जो भी हमारे आंखों का रंग है, हमारी ऊंचाई है, बालों का रंग है, ये किस पे निर्भर करता है, हमारे माता पिता पर। ठीक है, हमारे माता पिता पर करता है। तो हम तो ये जो हमारे माता पिता पर निर्भर करता है ये हमारा क्या होता है, आनुवंशिकता होता है। तो हम देख लेते हैं, सॉरी वंशागत होता है या आनुवंशिकता होता है, ये हमारे आनुवंशिक क्या है, लक्षण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। देखिए ये इसके पहले जो हमने 5 पेपर आपको पढ़ा है उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल रहे थे। तो ये देखते हैं ऑप्शन 1 है विद्यालय, 2 है जनसंचार, 3 है धर्म, 4 है परिवार। तो आंसर बताइएगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, परिवार। जैसा कि आपको पता है जो प्राथमिक समाजीकरण वो परिवार है और जो द्वितीयक समाजीकरण है वो क्या है, विद्यालय है। तो ये याद रखिएगा, किसी जगह आपको विद्यालय सॉरी द्वितीयक पूछेगा तो किसी जगह आपको प्राथमिक पूछेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस तरह के अंतर्गत आती है। ऑप्शन 1 है संवेदगामक अवस्था, 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। देखिए क्या पूछा है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान करता है, मतलब
जैसे मूर्त चीजें, जैसे जो चीजें उससे क्या हो, देखिए अमूर्त जब चीजें न दिखे और मूर्त चीजें जब दिखे हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या होगा, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का आंसर सी होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। जब मूर्त चीजों से के साथ समस्या का समाधान करता है तो उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे मूर्त हुआ, अमूर्त हुआ, तो औपचारिक अनौपचारिक इस तरीके से भी हम इसका नाम रखते हैं। तो ये नाम आप एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख है और वो उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उनके एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी की कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है समावेशन, 2 है समायोजन, 3 है क्रमबद्धता, 4 है संरक्षण। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखते हैं यहाँ पर ये क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, समावेशन। देखिए ये क्या कर रहा है कि उसने विचार बना लिया है, मतलब अपने अंदर समावेशित कर लिया है कि जितने भी जीव हैं जिनके पंख है वो क्या है, पक्षी है। ये उसने ये धारणा अपने अंदर बना ली है। क्या कर लिया है, अपने अंदर क्या क्या चीज़ों को समावेश कर लिया है कि ऐसी चीज़ें ही क्या होंगी, पक्षी होंगी। तो इसलिए वो इतना चीज़ों को समझ नहीं पाता, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर समावेशन किया है अपने अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। पूछा है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन 1 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 2 है वाइगोस्की, 3 है जेरोम ब्रूनर, 4 है जीन पियाजे। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब बताइएगा समीपस्थ विकास। समीपस्थ विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका जो ये क्या था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो इसका प्रतिपादित कौन क्या है, इसे ये आपको बताना है। तो आइए हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ले वाइगोस्की। कौन होंगे, ले वाइगोस्की जी होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्न से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रीवियस ईयर में जो आपके 2011 से 2016 तक आए हुए क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 है पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 2 है पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, बाकी वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। तीसरा है पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। चौथा है पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रियता का घोतक है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर, कि जो पियाजे जी हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाइगोस्की जी हैं वो संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या पूछा है। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। ऑप्शन 1 है सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण, 2 है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, 3 है अच्छा लड़का लड़की अभिनवीकरण, चौथा है दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो अब सारा प्रीवियस ईयर लगा के जाइएगा, तो आपका जो आप पेपर देंगे वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर अच्छा लड़का लड़की बनने का क्या कर रही है, अभिनवीकरण कर रही है, क्योंकि वो आपको ईमानदार होना चाहिए, ये ऐसा सोच रही है, और अपने माता पिता पर क्या करेंगे, आप गर्व करेंगे।
तो ये अच्छा लड़का लड़की के अभिनयीकरण में चली जाएंगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न से क्या मददगार रहेगा। ऑप्शन 1 है सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। 2 है योग्यता आधारित अटल समूह बनाना। 3 है कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। 4 है विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा आप ध्यान से। आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए क्या मददगार है। मतलब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो सकारात्मक किसी चीज़ को सिखा रहे हैं तो सकारात्मक अधिगम का माहौल पैदा करेंगे। तो इसमें से क्या आपके लिए मददगार होगी। तो सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, ये बिल्कुल सही होगा। देखिए अवसर हमारा पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे किसी एक विद्यार्थी को अलग से कोई चीज़ें नहीं करेंगे, सारे विद्यार्थी को हम क्या करेंगे अवसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। योग्यता अटल समूह बनाना, ऐसा कोई नहीं है कि योग्यता के आधार पर हम समूह बनाएं उनके, और केवल यहाँ आ गया तो हमारा निगेटिव वर्ड हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ पे किसी के लिए हम अंक प्रदान करने के लिए हम बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन 1 है बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। 2 है परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्ति पर बल। 3 है पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। 4 है बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या है इन्होंने, ध्यान से पढ़िएगा ये कि निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता। अब यहाँ क्या है प्रगतिशील शिक्षा चलिए उसकी पहली विशेषता क्या होगी, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अंक प्राप्ति पर बल, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। वाह्य उत्प्रेरक को बार बार इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि बार बार वाह्य उत्प्रेरक कौन से जैसे बार बार उन्हें टॉफी देना, किसी चीज़ का लालच दे के कराना, तो ये चीज़ें हम बार बार नहीं कर सकते हैं। बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा का आकलन, बार बार हम पेपर आधारित पेंसिल परीक्षा ये नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है इसकी पहली विशेषता यह है कि पाठ्यचर्या में और आकलन में क्या लाना चाहिए, आपको लचीलापन लाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है या रखती है। ऑप्शन 1 है शारीरिक गति संवेगिक बुद्धि। 2 है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। 3 है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। 4 है संगीतीय बुद्धि। तो देखिएगा आप यहाँ पर क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे भी पूछ चुके हैं, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें थोड़ा सा वो बदल देते हैं, बाकी ऑप्शन वैसे ही रखते हैं या 1-2 ऑप्शन बदल देते हैं, आपका आंसर उसी टाइप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उनका क्या है, हार्वर्ड गार्डनर क्या दिए, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो जो कक्षा में बच्चे हैं, बच्चे के सहकर्मी स्वभाव के इरादे और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के लिए ये क्या करेंगे, अंतर व्यक्तिक बुद्धि का यहाँ पर इस तरीके का ये बुद्धि रखती है या रखते हैं कोई भी हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 पूछा है कि व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। ऑप्शन इस युक्त में उसके छात्रों में। ऑप्शन 1 है जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रोत्साहन मिलेगा। 2 है जेंडर रूढ़िबद्धता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। 3 है जेंडर तरमत्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। 4 है जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या आपका 13 है, तो आंसर बताइएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जेंडर रूढ़िबद्धता में लचीलेपन को क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। देखिए ये क्या क्या मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाए हैं। जब यहाँ पे देखिए पुरुष को भी दिखाया उन्होंने, महिला को भी दिखाया, ऐसा नहीं कि किसी एक को दिखाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जेंडर रूढ़िबद्धता में क्या है, लचीलापन को क्या क्या उन्होंने प्रोत्साहन दिलाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। देखिए नहीं का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप सभी, नहीं है विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण। तो यहाँ पर आप देखते हैं नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, प्रत्यास्मरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है।
ऑप्शन एक है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। 2 है सततमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। 3 है जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। 4 है वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि अधिगम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। आइए देखते हैं 16 क्या है। 16 क्वेश्चन पूछा है कि दिव्यांग जन अधिकारी अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। ऑप्शन 1 है मानसिक मंदित। 2 है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति। 3 है मानसिक विकलांग। 4 है व्यक्ति जैसे बौद्धिक अक्षमता। तो यह देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो। तो देखिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम मतलब ये 2016 के अनुसार जो बौद्धिक क्रियाशील में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है कि व्यक्ति को जैसे जिसे बौद्धिक अक्षमता हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 में देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन 1 है विविधता को सराहना और महत्व देना। 2 है सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। 3 है शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंध बाधाओं को दूर रखना। 4 है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। तो देखिए यहाँ पर नहीं, आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमारा समावेशन है, यहाँ देखिए नहीं पूछा है तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि जो श्रवण क्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें क्या कर रहे हैं कि अलग प्रावधान दे रहे हैं। तो हम कभी भी किसी बच्चे जो हमारा समावेशन शिक्षा होता है इसमें हम किसी भी बच्चे को अलग से प्रावधान नहीं देंगे। ठीक है, हम सबको क्या करेंगे एक साथ मिलाकर पढ़ाएंगे, बच्चा किसी भी तरीके का हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है। राज अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरों लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंखे के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न से किस प्रकार की ओर संकेत करता है। ऑप्शन 1 है मांसपेशी दुर्विकार। 2 है स्वलीन क्रम विकार। 3 है गुड़ज वैकल्प। 4 है समन्वय वैकल्प। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो अपने में मस्त है, अपने में खोया है। जो व्यक्ति अपने में खोया हुआ हो मतलब वह स्वलीन क्रम विकार में है। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने में ही अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पे उन्हें क्या है स्वलीन क्रम विकार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19। अब ये आप मत समझ लीजिएगा कि आप भी अपने में खोए हैं सीटेट देने के लिए तो आप में भी ये विकार है, ऐसा नहीं है। ये इनका जन्मजात होता है इसे और ये लास्ट तक चलता है इनका। देखिए विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन 1 है विमर्श वैकल्य। 2 है वाचन वैकल्य। 3 है गुड़ज वैकल्य। 4 है उत्साह वैकल्य। तो आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, वाचन वैकल्प। कैसे होगा, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्द को हटाने, देखिए शब्द को हटा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कमल है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कमल को छोड़ दीजिए, जैसे जहाज लिख दिया। ठीक है, तो ज को हटा के हाज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क को हटा के मल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं उलट कर पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं उलट कर पढ़ रहे हैं, जैसे ये जहाज है तो इसको उलट कर तो पढ़ेंगे तो ठीक है जहाज ही आएगा, लेकिन कमल को उलट के पढ़ते हैं तो लमक आएगा। ठीक है, ऐसा वो पढ़ने लगते हैं तो उनमें क्या होता है कि वाचन वैकल्प होता है। इस विकार की तरफ, ये किस विकार की तरफ इशारा करता है, तो ये किसकी तरफ, वाचन वैकल्प की तरफ इशारा करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है आवेगशीलता। 2 है परिवर्तनता। 3 है अतिशील क्रियाशीलता। 4 है सृजनात्मकता। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21।
देखिए 21 क्या पूछा है कि एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न से किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 है शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, 2 है पुनर्वलन के सिद्धांत पर, 3 है क्रिया प्रसूत अधिगम पर, 4 है ज्ञान के निर्माण पर। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या है? एक शिक्षक है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिखित सामग्री का एवं सब्जी और फलों की तस्वीर का प्रयोग करते हुए क्या कर रहे हैं? छात्र से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? छात्र से चर्चा कर रहे हैं। अब इस परिचर्या में अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का क्या कर रहे हैं? संप्रत्यय रखते हैं। किससे? अपने पूर्व ज्ञान से यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब चीजों को हम पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है? तो इस विभागों किस पर आधारित है? ये क्या करें? अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इस आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? ऑप्शन 1 है वह आलसी और बहाने बनाती है, 2 है अधिगम असाध्य का अनुभव कर रही है, 3 है वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, 4 है वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। तो आइए हम देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। कैसे होगा? जैसे अगर आप गणित की आगामी परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आपने अपने मन में बैठा लिया है कि हम पहले फेल हो गए तो हम फिर से फेल हो जाएंगे और आप मेहनत करना ही छोड़ देंगे। तो मतलब आप यहाँ जो आप सीख रहे हैं चीज़ों को, वो असाध्य का आप वहाँ पर अनुभव कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ तो ये चीज़ें मुझे आएंगी। तो यहाँ अधिगम असाध्य का वो अनुभव कर रही है। कौन? सृजा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है सामाजिक संरचनावादी, 2 है व्यक्तिक संरचनावादी, 3 है परंपरागत कक्षा, 4 है बहुभाषी कक्षा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा क्या है आपका? 23 है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, सामाजिक संरचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। देखिए 2020 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन 1 है अन्वेषण आधारित अधिगम, 2 है कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, 3 है वेदन तथा बार बार अभ्यास, 4 है चर्चा आधारित कक्षाएं। ऑप्शन 1 है 1 2 3, 2 है 1 2 4, 3 है 1 3 4, 4 है आपका 1 3 4। तो आंसर बताइएगा क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, देख लीजिए। आइए देखते हैं हमारा 24 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 है वो प्रस्तावित करती है कि अन्वेषण आधारित अधिगम को प्रस्तावित करती है, कथावाचन आधारित को भी करती है, ठीक है, चर्चा आधारित कक्षाएं भी करती है, लेकिन वेधन तथा बार बार अभ्यास का ये इसको प्रस्तावित बिल्कुल नहीं करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 25। देखिए 25 में क्या पूछा है कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है अनुरूपता, 2 है निगमन परीक्षण, 3 है स्मृति सहायक विधियां, 4 है साधन लक्ष्य विश्लेषण। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अनुरूपता। किसी समस्या के समाधान, मतलब आइए समझते हैं इसको कि समाधान तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई समस्या है, उसके समाधान तक आपको पहुंचना है, तो मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा आपका? अनुरूपता कहलाएगा, क्योंकि उसी के अनुरूप है। आइए देखते हैं 26 क्या है। संकल्पनात्मक चित्रण
नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। ऑप्शन 1 है जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, 2 है उपसंप्रत्ययों को हटाकर, 3 है जानकारी को सामाजिक संदर्भ में पृथक करके, 4 है प्रत्यास्मरण पर अतिबल देकर। तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर 26 का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित कर कर। आइए 27 देख लेते हैं। बच्चे द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस पर संकेत करती हैं। ऑप्शन 1 है अधिक वेधन और अभ्यास की आवश्यकता, 2 है अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, 3 है बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक विभिन्नता, 4 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव। तो देखते हैं 27 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि बच्चों और वयस्कों में चिंतन की गुणात्मक विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 28। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थी के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है सहानुभूति, 2 है तदानुभूति, 3 है उदासीनता, 4 है ग्लानि। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आप एक शिक्षक हैं यहाँ पर और आप बच्चे की जगह खुद को रख रहे हैं और उनको समझ रहे हैं तो यहाँ तदानुभूति होगा। आइए देखते हैं 29 क्या है। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान सफलता पर हो तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा। ऑप्शन 1 है ऊब, 2 है दुश्चिंता, 3 है क्रोध, 4 है शर्म। इसे समझते हैं कि एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो, मतलब यहाँ पर परिणाम कोई भी आ सकता है लेकिन ध्यान क्या हो, असफलता पर ही हो, तब बच्चे में कौन सा भाव उत्पन्न होगा, तो बच्चे में दुश्चिंता का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि निम्न में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। देखिए यहाँ पर नहीं है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। इसमें से 3 और पॉजिटिव होंगे आपके, 1 निगेटिव होगा। जो निगेटिव होगा उसी को सही करना है। ऑप्शन 1 है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, 2 है मतों को अभिव्यक्त करने में विविध विकल्प देकर, 3 है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, 4 है बच्चे को विविध तरीके से नामीकरण करके। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। कभी भी हम बच्चे को अलग अलग तरीके से नामीकरण नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। मतलब कि ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखेगा कि कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, तो ये आपकी गुणवत्ता को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा कि आप नाम लेकर किसी को अलग अलग तरीके से नामीकरण कर रहे हैं तो आपकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए ये हमने आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा दिए। ये 24 दिसंबर का आपका है, ठीक है, ये 24 दिसंबर का है और ऐसे भी हम आपको लाते रहेंगे। और जिस दिन ऐसे अगर आपको यहाँ पर हम मैराथन भी लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग मैराथन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा ही करके वीडियो बनाऊंगी फटाफट से। तो आप एक दिन में थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, 30 क्वेश्चन ही पढ़िए। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, और आप नए चैनल पर हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आप सभी को थैंक यू।